नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। समाजवादी मेहरबान साजिश का पहलवान हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गाजियाबाद कांड में एक समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान का नाम सामने आ रहा है। पुलिस की माने तो पूरा मामला आपसी झगड़े का है, लेकिन इसे समाजवादी नेता ने सांप्रदायिक रंग देने की पूरी कोशिश की, फेसबुक लाइव किया, वीडियो वायरल कराया। तो क्या ये पूरा मामला सोची समझी साजिश है? ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में 12 दिन बीत गए, 2 एफआईआर दर्ज हुए और अब तक 5 आरोपी बनाए गए हैं। गाजियाबाद के जिस पिटाई कांड को लेकर उबाल और बवाल मचा है, 72 साल के जिस बुजुर्ग की पिटाई पर यह सारा विवाद भड़का है, उसी बुजुर्ग ने फिर से नए आरोप जड़ दिए हैं। अब्दुल समद का कहना है कि तंत्र मंत्र या ताबीज से पिटाई का कोई लेना देना नहीं। सुनिए उनके दिए गए 3 बयान। एक बयान पिटाई से पहले की है, जिसमें वो एक आरोपी इंतजार के कहने पर ताबीज का मामला बता रहे हैं। फिर दूसरा बयान जिसमें वो पुलिस की जांच की तारीफ कर रहे हैं, और फिर तीसरा बयान जिसमें वो पुलिस की थ्योरी से अलग सांप्रदायिक वजहों से मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। जो दोबारा आया था तू करने, किसने कराया था? इंतजार ने। इंतजार ने कह के भेजा? कह के भेजा के ये मेरे बस में कर दो। हाँ, मेरे घर के ने जो तमीज वो भी सब दे के गए हो। अच्छा, हाँ बस ये सब इंतजार के कहने से गए। इंतजार के कहने के ये झूठ तो बोल के गया ना, तू ये कर दो वो कर दो, मतलब भूत थारे के पर झूठ रहे थे नहीं है। हाँ है? हाँ। इंतजार ने क्या भेजा था? इंतजार ने कहा कि ये मेरे फेवर में आ जाना चाहिए। हाँ, इनसे मेरा काम है। इनसे मेरा काम है। इनसे मेरा काम है। हाँ, ये क्या भेजा इंतजार ने? बस बस भैया पुलिस वाले ले गए, ले के बयान हुए। मेरे बयान होने के बाद में पुलिस वालों ने मेरी इतनी मदद करी है, इतनी कार्रवाई करी है। उन्होंने एक मुलजिम को भेज दिया है और एक मुलजिम को 2 मुलजिम को भेज रहे हैं, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पुलिस वालों ने मेरी बहुत मदद करी है। लेकिन हाथ पकड़ लिया, इधर से डंडे बेल्ट पैर मेरे बांध दिए, मारा पीटा। क्या आप उन लड़के को जानते थे पहले से? नहीं जानता मैं तो। ये तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। कोई नहीं जानता, और ना कोई मुसलमान सब सलमान लगा, सब वही थे लोग, ना कोई बहुत लंबी। चाचा, इसमें ताबीज की भी कहानी निकल कर रही है। कहानी आ रही है, बनाने को कुछ ही बना, झूठा इल्जाम लगाओ, कुछ भी लगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं। मैं तो जानता नहीं था, कोई झूठा इल्जाम उन लोगों को लगाया जाए। ताबीज का काम आप नहीं करते? नहीं। गाजियाबाद में पिटाई कांड की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए चेहरे सामने आ रहे हैं। कुछ चेहरे सीधे सीधे मारपीट की वारदात से जुड़े हैं, तो कुछ चेहरों पर वारदात की आड़ में माहौल बिगाड़ने का आरोप है। इस कड़ी में एक सियासी चेहरे की एंट्री हुई है। नाम उम्मेद पहलवान, परिचय समाजवादी नेता, आरोप वैमनस्यता फैलाना। जी हाँ, उम्मेद पहलवान, जिसके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, जिसकी अखिलेश यादव के साथ तस्वीर है, जो जीडीए बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं, उसी उम्मेद पहलवान पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर की इन पंक्तियों में पहलवान की कारगुजारियों का खुलासा है, पूरा ब्यौरा है कि कैसे आरोपी ने पीड़ित के साथ फेसबुक लाइव किया, धार्मिक आधार पर बातें की, सच्चाई की पड़ताल किए बिना वीडियो चलाया, जिससे पूरे मामले में सांप्रदायिक रंग चढ़ गया। उम्मेद पहलवान पर मुकदमा दर्ज होते ही वो फरार हो गया है। गाजियाबाद पुलिस उसे गिरफ्त में लेने की कोशिश में लगी है, लेकिन आज तक पर उम्मेद पहलवान ने सभी आरोपों से इनकार किया है। चचा मेरे पास आए 2 दिन लगातार, और मैं 2 दिन थाने रहा। थाने की फुटेज देख लीजिए। जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और जब पुलिस ने कोई भी एक्शन इसमें नहीं लिया, तो मुझे मजबूरन फेसबुक लाइव आना पड़ा। लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़े उम्मेद पहलवान के सीन में आते ही राजनीति शुरू हो गई। इस मामले में स्थानीय बीजेपी विधायक ने शिकायत दर्ज कराई है और राहुल गांधी समेत असदुद्दीन ओवैसी पर केस दर्ज करने की अपील की है। ये साफ हो गया है उम्मेद पहलवान के उस फेसबुक लाइव से, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का सदस्य है। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को या उनके मुखिया को सामने आकर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं, और अगर समाजवादी पार्टी का ये नेता इसने फेसबुक लाइव किया था तो ये धार्मिक उन्माद फैलाने के पीछे
क्या मकसद है? कहीं कोई दूसरा मुजफ्फरनगर कांड कराने की साजिश तो नहीं है? कमाल है, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ पुलिस का इकबाल खत्म हुआ है, सरकार का इकबाल खत्म हुआ है, खौफ खत्म हुआ है। यहाँ कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति को आके पीट देगा, सरकार का कोई खौफ ही नहीं है। और कमाल की बात यह है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए, सरकार अपनी कमजोरी छुपाने के लिए हर घटना का राजनीतिक रूप रंग देना चाहती है। उत्तर प्रदेश की सरकार बताए क्या अपराध नहीं हुआ है? क्या विक्टिम की दाढ़ी नहीं काटी गई है? क्या उसको अपहरण करके उसके साथ मारपीट नहीं की गई है? विपक्ष का आरोप है कि ट्विटर या अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज कर सरकार अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की कोशिश कर रही है। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। किसी भी कंपनी को नियमों का पालन करना ही होगा। भारत की डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत सरकार ने रूल्स बनाकर भारत के संविधान के खिलाफ काम किया है, पुट्टुस्वामी जजमेंट के खिलाफ काम किया है, और ये चाहते हैं कि ट्विटर रिप्रेशन करे, ट्विटर दबा दे, मोदी के खिलाफ कोई न्यूज ना आए। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई का मामला इसलिए संगीन है क्योंकि इस पर सांप्रदायिक रंग चढ़ाने की कोशिश हो रही है। पुलिस ने इसी वजह से ट्विटर और स्वरा भास्कर समेत कई लोगों पर सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने का मामला भी दर्ज किया है। अब गाजियाबाद के एसएसपी से सुनिए वारदात का पूरा सच, कैसे कब कहां साजिश रची गई और एक एक वीडियो की पूरी पर्दा। शुरू में एक बात आई थी कि अननोन लोगों के द्वारा किया गया, तो ये फैक्ट नहीं सही पाया गया अब तक की जांच में। दूसरी बात ये कही गई थी कि जंगल में ले जाकर के मारपीट की गई, तो ये भी नहीं पाया। जो घटनास्थल है वो मुख्य अभियुक्त का घर है, और मुख्य अभियुक्त का घर एक लोकेलिटी में है, वो जंगल में नहीं है। इन दो बातों की तस्दीक नहीं हुई है, और ये तावीज को लेकर के मारपीट किया जाना इसमें पाया गया। बौना उर्फ सद्दाम नाम के एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। उस आरोपी का एक वीडियो भी सामने आया है, सुनिए वो क्या कह रहा है। अपना घर बस करवाने के ऊपर लोग इसके घर को मेरे ऊपर करवा दो, ठीक है। तो सर इनमें फिर इंतजार को बुलाया वहाँ पर, तो सूफी वहाँ पर नाट गया। सूफी वहाँ पर नाटने के बाद सर इनमें आपस में वहाँ पर झगड़ा बन गया। इनमें वहाँ पर मौजूद थे, ये 10-12 लड़के थे मौजूद थे वहाँ पर। पूरा सच सामने आना अभी बाकी है, लेकिन जिस बुजुर्ग की पिटाई हुई उनका नया बयान मामले में बड़ा पेच बन गया है। बुजुर्ग का कहना है कि उनकी कनपट्टी पर पिस्तौल लगाई गई, 4 लोग थे, डंडे बेल्ट से मारा गया, वो उन्हें जानते तक नहीं। बुजुर्ग ने जय श्री राम के नारे लगवाने का आरोप भी लगाया है। तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, गाजियाबाद आज तक। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान साहब एआईएमआईएम की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपनी जेश अवस्थी जी आरएसएस के जानकार के तौर पर जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले की चर्चा की हम शुरुआत करें, असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष से इसी मुद्दे पर हमने बात की है, एक हिस्सा उसका सुनिए जरा। असदुद्दीन ओवैसी जी, इस सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ आप लोगों का आरोप कि सरकार हर तरह की आलोचना बंद करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी तो उठता है कि इसी आजादी के शह पर अफवाहों को, फेक न्यूज को तो नहीं आप बढ़ा सकते। अब देखिए गाजियाबाद वाले मामले में जो आ रहा है, क्योंकि आपने भी उस पर बढ़ चढ़ कर बोला था, आप एक जिम्मेदार और बड़े नेता हैं, आपकी लोग बात सुनते हैं। पुलिस का कहना है कि ये वीडियो फेक है। इसी के साथ मामला दूसरा है जिसमें ताबीज का मामला था और लड़ाई हुई, इसमें जो नामजद लोग हैं वो भी इशारा कुछ और कर रहा है। इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की गई जानबूझकर। ओवैसी साहब। मैडम, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं, मैं डिसएग्री करता हूं आपकी बात से, इसलिए कि अब्दुस समद सैफी जिसका ताल्लुक मुस्लिम ओबीसी समाज से है, उनके बेटे का स्टेटमेंट आया है। वो ये कह रहे हैं कि उनके वालिद, उनके पिता कोई ताबीज आबीज नहीं देते, वो पेशे से कारपेंटर हैं, बढ़ई है। दूसरी बात उनके बेटे ने यह कही है कि हमने लिखित रिटर्न कंप्लेंट में यह कहा कि हमारे अब्बा पर मारा गया और उनको कहा गया कि जेएसआर का नारा लगाओ, और जब वो पानी पूछे तो उनसे ये कहा गया कि हम लोग पेशाब करेंगे, पी लो। ये रिटर्न में उनके बेटे ने कहा कि हमने हिंदी में लिखकर दिया था, जिसको पुलिस ने एफआईआर में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। अब आप बताइए कि तावीज का मामला कहां से आ गया?
अरे तावीज तो बीजेपी और संघ परिवार उन लोगों को दे चुकी है कि बेटा ये तावीज पहन लो और जो दिल में आया करो, क्योंकि ये तावीज जो हमको दे रहे हैं वो तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन है। तावीज देने का काम तो 2014 से बीजेपी और संघ परिवार कर रही है, चाहे वो पीलू खान हो, इखलाक हो, जुनैद हो, रकबर खान हो, अंसारी हो, झारखंड के, तो सिलसिला चल रहा है, क्योंकि वो तमाम के तमाम मारने वाले तावीज पहने हुए हैं। और तावीज देने वाले कौन है? बीजेपी संघ परिवार है। दिल्ली की गलियों में एक तावीज पहनकर कहने लगा एक आदमी कि देश के गद्दारों को फुला फुला कर दो, वही भी तावीज पहना था ना। मगर यहां पर मामला उल्टा है, दाढ़ी काटी गई और लिख कर दिया गया कंप्लेंट का बेटा बोल रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उनके बेटे को आप प्रोग्राम पे कल बुला लीजिए और सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। अब्दुल समद सैफी साहब के बेटे को बुलाकर आप पूछ लीजिए आज तक पर के ओवैसी ने यह बात कही है सच है या झूठ है। क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है कि इस्मत आरा एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने ये कवर किया, लिखा है। लेकिन उसी परिवार के कुछ और लोगों का बयान ऐसा है ना कि हमें पुलिस पर भरोसा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए पुलिस जैसे मामले को ले जा रही है सर, मैं आपको बता रही हूँ, परवेश गुज्जर को मुख्य आरोपी बनाया, उसके बाद वो लिखते हैं कल्लू, पोली, आरिफ, आदिल, मुशाहिद आदि आ गए और परवेश के साथ मिलकर मारपीट करने लगे। फिर इसे मजहबी रंग कैसे दिया? और एक ऐसा वीडियो जिसमें ऑडियो नहीं है और उसमें ये आरोप लग रहा है जय श्री राम वाला। ये तो फिर वही है ना कि आप दाढ़ी देखें, टोपी देखें, मारपीट देखें तो फिर स्क्रिप्ट कोई भी लिख देता है। मैडम, आदिल का भाई ये कह रहा है कि आदिल अब्दुल समद सैफी को बचाने गया। आदिल का भाई ये कह रहा है कि पुलिस ने जब उसको फोन किया तो वो बगैर परेशानी के पुलिस स्टेशन चला गया। आदिल का भाई ये कह रहा है कि मेरा भाई तो बचाने गया है। मैडम, सच्चाई तो ये है कि जो हरियाणा में पंचायत हुई उसमें बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है हरियाणा का, वो अपनी स्पीच में कहता है कि हम मुसलमानों को कत्ल करेंगे और बीजेपी उसको स्पोक्स पर्सन बना देती है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के 3 अंग्रेजी के नेशनल न्यूज़पेपर्स, पीटीआई और एक न्यूज वेबसाइट जो एक मशहूर जर्नलिस्ट चलाते हैं, उनको एफआईआर में नाम नहीं लिखा जाता। पूरे के पूरे नाम मुसलमान के, हम आह भी करते तो हो जाते बदनाम, वो कत्ल भी करते तो उनका चर्चा नहीं होता। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप? 5 के 5, अरे राना अयूब को मार दो भाई, आप तो मारना ही चाहते हैं ना ये लोग। आप अरे 3 अंग्रेजी के नेशनल न्यूज़पेपर वही न्यूज लिखते हैं, पीटीआई वही न्यूज कैरी करता है, मगर एफआईआर में किसी का जिक्र नहीं। जिक्र खैर किसी का है तो हमारा हो जाता है। ओवैसी जी, तो आप ये कह रहे हैं कि ट्विटर भी अल्पसंख्यक है क्या? आप कह रहे हैं सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही केस दर्ज कराया सरकार ने, तो ट्विटर का भी धर्म इस्लाम है क्या? ट्विटर पर भी केस है सर? मैं ट्विटर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ट्विटर का कोई धर्म नहीं होता, मगर ये सरकार ये चाहती है कि ट्विटर को गेरवा रंग लगाकर ट्विटर को अपने जेब में रख ले। वो सरकार नहीं कर पा रही है। वो बाइट जो मैं आपको सुनाना चाहती थी अब्दुल समद, उनका जल्दी से जरा प्ले आउट करके सुनाइए ओवैसी साहब को। सुनिए सर, फिर बताइएगा। ये तो कुछ और ही कह रहे हैं जिनके साथ खुद घटना हुई है गाजियाबाद की। सुनिए। पुलिस वाले ले गए, ले के बयान हुए मेरे। बयान होने के बाद में पुलिस वालों ने मेरी इतनी मदद करी है, इतनी कार्रवाई करी है। उन्होंने एक मुलजिम को भेज दिया है और एक मुलजिम को, 2 मुलजिम को भेज रहे हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पुलिस वालों ने मेरी बहुत मदद करी है। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं ओवैसी जी, अगर आपकी बात सच है तो? नहीं, मेरी बात सच इसलिए है और हो जाएगी कि कल आज तक के हल्ला बोल प्रोग्राम में अब्दुल समद के बेटे को अंजना ओम कश्यप बुलाएंगी और पूछेंगे कि बताइए क्या आपने लिख कर नहीं दिया था कि जेएसआर का नारा लगाओ, अगर पानी पीना है तो फुला पी लो। आप पूछ लीजिए बुलाकर। उनका बेटा ऑन रिकॉर्ड कह रहा है, आप उनके बेटे से बुलाकर पूछ लीजिए कि हमारा पेशा कारपेंट्री का है, तावीज देने का नहीं है। आप आदिल के भाई को बुला लीजिए। अरे मैडम, जब पुलिस पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना। ये ऐसी चीज है कि भरोसा भी करो और फिर एंगल आ गया उसमें। क्योंकि कल मैं अगर हल्ला बोल में उनको बुला लूंगी तो फिर आप कहेंगे कि देखिए ये न्यूज एंकर्स और जर्नलिस्ट बैठकर पंचायत लगाते हैं, अपनी अपनी अदालतें चलाते हैं। मेरा सवाल तो सिर्फ इतना है ना सर। ना बिल्कुल अरे मेरी बात मानिए, आप मेरी बात मानिए। पुलिस की तफ्तीश नहीं, मामला चलेगा ना। आप बुला नहीं, आपकी बात नहीं मान सकता मैं, आपकी बात नहीं मान सकता, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं अब्दुल समद सैफी के बेटे को कोट करके कह रहा हूं कि हमारे पिताजी ने और हमने
लिखत में लिखकर दिया था ये जीएसआर का नारा लगाओ, जो पुलिस ने अपने एफआईआर में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। जब तक ऑथेंटिसिटी प्रूव ना हो जाए कैसे ऐसे वीडियो पर पूरी कहानी लिखी जा सकती है? ऑथेंटिसिटी मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि आज तक ऑथेंटिसिटी हो जाएगी। आप बुला लीजिए अब्दुल समद के बेटे को और पूछिए कि ओवैसी ने आज प्रोग्राम में बात कही थी कि आपने लिख कर दिया था, आपका तावीज का धंधा नहीं है। आप बबलू को बुला लीजिए, सब मालूम हो जाएगा ना। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर सरकार इस वाकये को इस नजरिए से क्यों नहीं देख रही है कि 2014 से जो वाकयात चलते आ रहे हैं ये तो हेट क्राइम है। आप मुझे बताइए कि क्या आरिफ, आदिल, मुशाहिद आदि जिन लोगों को पकड़ा है पुलिस ने, ये भी जबरदस्ती कह रहे थे अब्दुल समद से कि आप जय श्री राम के नारे लगाइए? ये तो अब्दुल समद सैफी के बेटे कह रहे हैं, यही तो बात कह रहे हैं। इनके बेटे को आप बुला लीजिए मैडम, आप बुला लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा, आपको सच्चाई मालूम हो जाएगी। हमने कोशिश की थी कि अब्दुल समद के बेटे आज लाइव हल्ला बोल में हमारे साथ बैठे, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। बहरहाल तमाम अन्य मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। भदौरिया साहब, आपके साथ शुरू करना चाहती हूं। ये उम्मेद पहलवान जो है, जिसने फेसबुक लाइव किया था बिना जानकारी के, फेसबुक लाइव के जरिए, क्या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश नहीं थी? ये पूरा सच आप जान गए हैं क्या? अनुराग भदौरिया, क्या आप लाइव टीवी पर बैठे हैं, आप अभी बता दीजिए कि आपको पता है क्या हुआ है कि ऐसा वीडियो जिसमें ऑडियो ही नहीं है, जिसमें जो व्यक्ति जिसके साथ हुआ है वो अलग अलग बयान अलग अलग वक्त पर दे रहे हैं, क्या आप पूरे प्रूफ और ऑथेंटिसिटी के साथ कह सकते हैं कि सांप्रदायिक वजहों से ये कांड हुआ है? आप बोल सकते हैं? देखिए अंजना जी, उत्तर प्रदेश में अब चूंकि चुनाव का मौसम आ गया है और भारतीय जनता पार्टी अब नफरत का मानसून लेके आई है और वो चाहती है कि नफरत की आग पूरे उत्तर प्रदेश में लगा के हम अपने चुनाव को एक सांप्रदायिक बना दें। लेकिन वो भूल गई है, उत्तर प्रदेश की जनता मानसून में छाता लेके चलती है, वो भी विकास का छाता लेके चलती है कि तुम्हारी नफरत की आग फैलाने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी, समाज के असली मुद्दों पे। भाई अचानक ये सब चीजें कैसे शुरू हो गई? अभी तक तो नहीं थी। चुनाव जैसे 6 महीना तो आप बताइएगा ना, चुनाव के बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना, आपके नेता ने फेसबुक लाइव किया ना और कहा कि दबाव में उनको पीटा जा रहा था, जय श्री राम बुलवाया जा रहा था। आप बताइए ना, आप बताइए। मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी नेता हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या किसी भी दल का हो, समाज के अंदर में अगर कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करता है तो जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और माहौल बना रही है। सरकार ने तो एफआईआर दर्ज की है, लेकिन आपकी क्या जवाबदेही है पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर? ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उनको तो ऐसे टॉपिक सूट करते हैं ना सर, उनको तो ऐसे टॉपिक सूट करते हैं। वो अभी अरे समाजवादी पार्टी में लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, तो यहाँ तो योगी जी के साथ फोटो खिंचा के मंच पे वहाँ पे क्रिमिनल खड़ा हुआ था, हिस्ट्री सीटर, तो इसके मतलब क्या योगी जी हिस्ट्री सीटर को पनाह दे रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, विकास दुबे के साथ फोटो यहाँ कैबिनेट मंत्रियों की थी, तो क्या उनके साथ कैबिनेट मंत्रियों के संबंध है? बता दीजिए आप। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वो इस तरह की बातें करते हैं तो सीधा सा सवाल है, देखिए आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत कीजिए। मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को पंचायती चुनाव हारने के बाद इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी जमीन उखड़ चुकी है, उनका विकास कोई इन्होंने काम किया नहीं जो मुद्दे को गिना पाए। आज मैं आपके टीवी चैनल आपके सामने चैलेंज करता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये 10 काम गिना दें अपना 4.5 साल का। मुझे तो 5 साल सरकार में नहीं हूं मैं, लेकिन मैं 20 काम गिना दूंगा एक सांस में। एक सांस में 10 काम नहीं गिना पाएंगे। सिर्फ या तो ये नफरत की बात करेंगे या घुमाने की बात करेंगे, प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे, या फिर कफन चोरी करेंगे या फिर आस्था में चोरी करेंगे। सोचिए, ये वो लोग हैं जो आस्था में चोरी कर रहे हैं, तो जवाब देना पार्टी है। पुलिस निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रही है, आरोप नंबर 1। एक सेकंड, पुलिस निष्पक्षता से काम नहीं कर रही है, आरोप नंबर 1। दबाव में आकर परिवार ने पहले कहा था और व्यक्ति ने कहा था कि हाँ ताबीज का मामला है। बाद में वो बूढ़े व्यक्ति खुद ही कह रहे, बुजुर्ग व्यक्ति, कि मुझ पर प्रेशर डाला गया, कनपट्टी पर रखकर मुझे मारा गया बेल्ट से, और जो तमाम आरोप वो लगा रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगवाए गए। जवाब दीजिए। देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि अब्दुल समद के साथ में वो स्वयं जो है अभियुक्त के घर स्वयं गए हुए हैं। ये पुलिस की तफ्तीश में सामने आ रहा है। और उनकी पिटाई करने वालों में एक हिंदू है तो 4 मुसलमान हैं। जिन मुसलमानों ने उनकी पिटाई की, उन्होंने जो है आकर उनकी वीडियो बाकायदा आप ही दिखा रहे हैं, आज तक दिखा रहा है। और स्वयं जो है अब्दुल समद 2 दिन पहले कह रहे थे कि पुलिस ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और पुलिस ने जो है अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। नहीं, ये स्पष्ट हो गया कि एक साधारण अपराध का मामला था, लेकिन उसको सांप्रदायिक रंग कहां से शुरू होता है? उम्मेद पहलवान जो समाजवादी पार्टी के
अखिलेश सिंह यादव के करीबी है, अखिलेश सिंह यादव के करीबी है। वो चाहते थे कि यहाँ पर बीच में इनको फोटो खिंचा रहे हैं मंच पे, तो उनके क्या कैबिनेट में है क्या? नहीं, गब्बर सिंह कैबिनेट में है क्या? ऐसे बोलते हो जैसे बोलने दीजिए भदौरिया साहब पूरा कर ले। शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, फिर मैं आ जाऊंगा और आपको लगेगा कि मैं अपशब्द बोल रहा हूँ, फिर क्या मैंने क्या शब्द गलत बोला? बाबा लगातार बता दो नहीं है तो आप बोलेंगे बाबा नहीं है, हाथ जोड़ बाबा बोलिए ना। भदौरिया जी बाबा नहीं है, बोलो बोलेंगे बाबा नहीं है, लगते हैं आप कहिए बाबा नहीं है, भदौरिया जी मैं हाथ जोड़ रही हूँ, थोड़ा चुप रहिए प्लीज, उनको बोलने दीजिए, बारी बारी से बोलिए। जी देखिए, मैं उनके बीच में एक बार भी टोका टोकी नहीं कर रहा था, लेकिन देखिए उनकी अभद्रता क्योंकि जो है समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में धार्मिक ध्रुवीकरण करके सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर दंगे की जो उनकी टूल किट थी वो बाकायदा लोगों के सामने आ चुकी है। ये स्पष्ट हो चुका है कि उमेद पहलवान जो समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है वह वहां पर आपराधिक कृत्य कर रहा था, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के इरादे से वो एक साधारण अपराध की घटना को सांप्रदायिक रंग दे रहा था। जय श्री राम को बदनाम करने की जो इनकी योजना है और जय श्री राम को बदनाम करने वाले कई कांड पहले हो चुके हैं, जिसमें बाद में निकला कि इस तरह की घटनाएं नहीं थी। इस मामले में भी स्पष्ट हो गया कि जय श्री राम और सांप्रदायिक कोई इसमें मामला नहीं था। साफ तौर पर इसको स्वीकारा था। उनका परिवार जो है, उनका बेटा सामने आने से आज क्यों कतरा रहा है? इसलिए कतरा रहा है कि पिता कुछ कहता है, पुत्र कुछ कहता है, अभियुक्तों के बयान कुछ कहते हैं, घटना स्थल पर जो घटना है वो कुछ और है, और उसको बाकायदा सांप्रदायिक रंग देकर हमने तो पूरी कोशिश की। आदरणीय योगी आदित्यनाथ वारिस पठान जी, हमने पूरी कोशिश की कि उनके बेटे आए, लाइव बताएं कि क्या कुछ हुआ था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। मेरा सवाल अब आपसे है कि जांच पुलिस करेगी या हैदराबाद में जांच होगी? जी बिल्कुल आपकी बात सही है, जांच तो पुलिस ही करेगी। देश की हर इस तरह की जो घटना है उसकी जांच पुलिस को ही करना चाहिए। यहाँ पर 2-3 मैटर है अंजना जी, मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहले एक वीडियो आया है जिसके अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति 72 साल का है, उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसके बाद में उसकी दाढ़ी को काटा जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी इसको मारने में इन्वॉल्व थे या दाढ़ी काटने में इन्वॉल्व थे, मेरे अल्फाज याद रखो, जो भी, उसके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब दूसरा एक वीडियो आता है जिसमें किसी पार्टी का एक नेता बैठा हुआ है, फेसबुक लाइव पे चल रहा है, जिसमें जो व्यक्ति जिसको मारा गया अब्दुल समद, वो खुद आके बोल रहा है कि मुझे 2 बजे से शाम को 7 बजे तक मारा गया, मुझे JSR बोलने पर मजबूर किया गया। वो वीडियो सबके सामने आया। अब इसको काफी लोगों ने ट्वीट किया, रीट्वीट हुआ, काफी अखबारात ने इसको लिखा, मुस्लिम मैन लीज फॉर नॉट रिटर्निंग JSR, काफी जगह चला। अब उसके बाद में ये हो रहा है कि पुलिस FIR कर रही है। JSR क्या? अब JSR आप तो समझ ही सकते हो, शायद आप तो समझ ही सकते हो, जय श्री। अरे मैं तो JSR का मीनिंग आपको पता ही है अंजना जी, मुझे बोलने के लिए क्यों आप मेरे मुंह में अल्फाज डाल रहे हो? मुझे JSR पता है, तो आपको पता ही है क्या मतलब होता है उसका, जय श्री, जो भी आप बोलिए, पार्टी फिर आप बोल बोलिए, आप बोलिए, मैं आपके साथ खड़ा सकते। कोई नहीं निकालता। हमारी पार्टी संविधान को यकीन में रखती है। क्या बोल दिया था? नहीं, पार्टी का ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये आपने नहीं, देखिए तो सब चलते रहता है। फिलहाल अंजना जी बात ये है, तो क्या है, शॉर्ट फॉर्म बोलेगा, टाइम बचता है आपका भी। और सुनिए, अब उसके बेटे ने अखबार में कहा, उनके बेटे ने चैनल्स में कहा कि मैं और मेरे पिताजी 7 तारीख को गए, हमने लिखित में बयान दिया कि मेरे पिताजी को ये बोला गया था, इस तरह मारा गया था, मगर पुलिस वो नहीं लिख रही है। उसने खुला कहा कि हमारा काम कारपेंटरी का है और सदियों से हम कारपेंटरी का काम करते आ रहे हैं, हम सैफी, हम कोई ताबीज वगैरह नहीं देते। पुलिस अब उसको नहीं इनकॉर्पोरेट कर रही है। अब आदिल करके एक लड़का है, उसके भाई ने कहा कि मेरा भाई तो बचाने गया, उसको आरोपी बना दिया। तो 4-5 चीजें हैं जिसकी पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए। अब इस दरमियान में उनके ऊपर ट्विटर पे भी केस हो गया। अब जो 9 व्यक्ति के ऊपर केस हुआ है वो सभी 2 ट्विटर के हैं, 7 तो पत्रकार है और बेचारे उनको सब एक ही समुदाय के। पूरी जांच पड़ताल करो ना। ऐसी तो बहुत सारी चीजें पुलिस बोलती है, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिस व्यक्ति को चोट लगी वो अभी जिंदा है, वो जिंदा है व्यक्ति, वो जो बोलेगा वो पुलिस को लिखना चाहिए। इन सब का धर्म क्या है? स्वरा जो जिसने भी किया, अभी तो जांच पड़ताल होगी। उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर खुद हमारे साथ लाइव होंगे, उनसे भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि बुजुर्ग खुद अब अपना बयान बदल रहे हैं। लेकिन उससे पहले अवनीजेश जी आपके पास आते हुए, देखिए सवाल बड़ा है, सिर्फ गाजियाबाद के एक मामले का नहीं आरोप। तो ये लग रहा है कि इस वीडियो की आड़ में अब ट्विटर से लेकर हर जगह सरकार अपना शिकंजा कसना चाह रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी इसी मामले को, और देखिए पुलिस भी ट्विटर पर केस कर रही है। क्या विरोध की हर आवाज को कुचलने के तेवर सरकार के इस वक्त चरम पर हैं? ये आरोप है, आपका जवाब। अंजना जी,
ट्विटर कंगना रनौत के ट्वीट के आधार पर उसको सस्पेंड कर देता है, परमानेंटली सस्पेंड कर देता है। यही था ना, और उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसा लिखा होगा जिसके आधार पर ट्विटर ने कहा कि ये वेमनस से बढ़ा सकता है। वही यार्ड स्टिक इस फेसबुक लाइव पे इन ट्विटर्स पर क्यों नहीं लागू होगी? क्यों नहीं लागू होगी ये तो बताइए ना। और ऐसा एक उदाहरण नहीं है, मैं आपको ऐसे हजारों उदाहरण दे सकता हूँ। अभी कल अनुपम खेर ने कहा कि मेरे 80,000 फॉलोअर्स पता नहीं कहाँ गायब हो गए, कहाँ गुम हो गए। वो शायद उसकी लॉन्च कराएंगे गुमशुदा की भी, कहाँ कैसे खो गए वो, कहाँ पर। एक बात नहीं, ऐसे जितने चाहे उतने बता सकता हूँ। शजील उसके ट्विटर पर बैन नहीं होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो लोग ये कह रहे हैं कि 2 अखबारों ने, 3 चैनलों ने, 3 इन्होंने ये दिखाया, अरे भैया बाकी चैनलों ने और भी तो खबर दिखाई। सिर्फ कुछ चैनल ठीक है, कुछ चैनल गलत है, ये यार्डस्टिक नहीं चलेगा। मुझे याद आता है अंजना जी की मैच फिक्सिंग में 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, मोहम्मद अजरुद्दीन के और श्रीसंत के। मोहम्मद अजरुद्दीन ने सीधा ये कहा कि क्योंकि मैं अल्पसंख्यक हूं इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। श्रीसंत के पास क्या था? दोनों के खिलाफ हुआ। लेकिन इस देश में लगातार जिस तरीके से माइनॉरिटी अपीजमेंट, विक्टिम कार्ड खेलना, उसके आधार पर अपने आप को बचाना और पूरी कम्युनिटी को साथ ले आना, ये बात गलत है। वो जो समद ने बोला, कल बोला, वो झूठ। जो उनका बेटा आज बोलेगा वो सही। वो खुद जो पिटा, पूरा कर लेंगे। बहुत पुलिस की बहुत तारीफ की, पुलिस ने बहुत किया, वो दबाव में बोला, और आज जो बोल रहा है वो दबाव में नहीं बोल रहा। मतलब कौन से यार्ड स्टिक हैं? और ये देश की जनता, अंजना जी माफ कीजिए, बहुत अच्छी तरह समझ चुकी, ज्यादातर जनता समझ चुकी है। इस सोशल मीडिया का ये भी असर हुआ है कि इनको झूठी खबरों और सच्ची खबरों में फर्क भी दिखाई देने लगा है। अब गाजियाबाद लोनी में जो कह रहे हैं कि वो कारपेंटर काम करता है, जितने ताबीज देने वाले हैं, अंजना कहीं किसी तरीके से अपने आप नहीं, आपके चैनल वाले देख लें कि जो ताबीज वगैरह देने का काम करते हैं, गंडा ताबीज, नजूमी वगैरह का, वो कुछ और काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही काम करते हैं, कारपेंटरी का काम भी करता होगा। लेकिन अड़ोस पड़ोस से पूछ लीजिए, बताएंगे सब इसके, और इसके प्रमाण मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए अन्ना जी, आपसी झगड़े में एडीजी साहब जुड़ रहे हैं, उनसे एक सवाल ले रहे हैं। उससे पहले एक सेकंड, एक जवाब। ठीक है, जल्दी से भदौरिया साहब ये बताइए ना कि आपसी झगड़े को क्या सांप्रदायिक रंग आपके नेता ने देने की कोशिश की? ये आरोप तो सीधा है ना। पहले तो जांच होगी ना, उसके बाद आप इस तरह का लाइव, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैंने आपको, अरे सरकार है ना, सरकार कार्रवाई करे ना। सरकार माहौल बनाने में कार्रवाई माहौल ज्यादा बना रही है, कार्रवाई कम कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे प्रभु राम का नाम ले रहे थे, प्रभु राम के चंदा में और आस्था में चोरी कौन कर रहा है सबको पता है। प्रभु राम का नाम ले रहे हैं, उनकी आस्था में चोरी भी आप डाल रहे हो। और ट्विटर से इतनी आपको नफरत है बीजेपी के नेताओं, तो हट जाए ना ट्विटर से, सोशल मीडिया का बायकॉट कर दें। तब तो रोज ट्वीट करोगे सुबह से लेकर शाम तक, तब तो रोज सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे। हट जाओ ना, देखें कितनी आपके अंदर विरोध करने की ताकत है। हट जाओ, वो तो हिम्मत नहीं है, हटेंगे नहीं। लेकिन नहीं करेंगे, इसके मतलब आप नहीं हटेंगे। हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से काम करना पड़ेगा। मीडिया पे तो अपना तानाशाही चला लेते हो, कानून के हिसाब से यहाँ पर रहना पड़ेगा। वार करना चाहते हो, लेकिन सोशल मीडिया ने समझ लीजिए, एक्सपोज किया है। समझ में आना चाहिए नहीं होती तो न जाने कितने लोग की मदद ना हो पाती। यही सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की मदद हुई है। यही सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि आप कितने लोगों की मौतें हुई है, कितने लोगों को ऑक्सीजन नहीं पहुंची है, कितनी लाशें नदी में तैर रही थी, कितनी लाशों को यहाँ पे जानवर नोच रहे थे। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आप तो डाटा ही खा जाते। तो पता ही नहीं चलता। धीरे-धीरे ये दिक्कत है इस देश के अंदर में कि आप मीडिया हाउस पे तानाशाही चलाओगे, आप सोशल मीडिया पे तानाशाही चलाना चाहते हो, जनता पे तानाशाही चलाना चाहते हो। आप सोचते हो यहाँ पे तानाशाही चला के, अरे कोई तानाशाही ना चलाए, लेकिन फेक न्यूज कैसे फैलाया जा सकता है? विकास की राजनीति, वीडियो की प्रामाणिकता के बिना वीडियो को ऐसे डालना सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के बराबर है ना। भदौरिया जी थोड़ा सा शांत होकर एक सेकंड के लिए सोचिए। किसने बोला आप ऐसा करेंगे? आप ऐसा करेंगे? हाँ या ना बोलिए। आज मैं आप अनुराग भदौरिया, आपका ट्विटर अकाउंट भी मैं देखी हूँ, क्या आपने ऐसा कोई भी वीडियो, आप ऐसा करते या आप सोचते, समझते, परखते? मैंने तो आपको बोला, मैंने क्या बोला आपको? फिर क्यों ऐसा आपका नेता करेगा? तो फिर कार्रवाई हो रही है इनके खिलाफ, भागे फिर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति देखिए, जब इस तरह की घटना होती है तो कोई नेता नहीं होता, उस समय एक व्यक्ति होता है, और व्यक्ति को सजा देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप उसको इस तरह से एक नेता वैसे तो मैं पूछ लूंगा योगी जी के साथ जो गब्बर सिंह के मंच पे खड़े क्रिमिनल हिस्ट्री सीटर, तो इसके मतलब योगी जी के सहपाठी है क्या? योगी जी के नेता है क्या? बोले हाँ है ना। इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे, और मैं आपके पास भी वारिस पठान जी आ रही हूँ। ठीक है, एक सेकंड। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत कुमार जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, अब्दुल समद ने अपना बयान बदला है। वो पहले कह रहे थे कुछ और,
अब उनका कहना है, उन पुलिस की प्रशंसा भी की थी उन्होंने काम को लेकर, अब वो कह रहे हैं कि जबरन उनसे जय श्री राम बुलवाया जा रहा था, उन्हें मारा पीटा गया है, कनपट्टी पर बंदूक रखी गई है। ये बयान में फर्क, पुलिस की थ्योरी में उनके बयान में जो फर्क है, इसको कैसे देखें, क्योंकि खुद बुजुर्ग व्यक्ति ये कह रहे हैं। प्रशांत कुमार जी, जो 4 जून को उन्होंने ये अपना वर्षन दिया था, उस समय मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई दबाव था, और 4 जून को जो घटना हुई थी उसके आधार पे ही एफआईआर पंजीकृत किया गया था और उसमें आगे की कार्रवाई भी हुई। जैसा कि सबको पता है कि अब्दुल समद ताबीज़ बेचने का कार्य करते थे और ताबीज़ खरीदने वालों ने उनके साथ मारपीट की, उसमें दोनों समुदाय के लोग थे। उस अभियोग में अब तक 5 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और उसके बाद से ही इस पूरे प्रकरण को दूसरा रंग देना शुरू किया गया। आप पूरी तरीके से भिज्ञ हैं कि वो एनसीआर का रीजन है तथा जिस क्षेत्र की यह बात है वो सांप्रदायिक दृष्टिकोण से बहुत ही संवेदनशील इलाका है। पूर्व में भी वेस्टर्न यूपी में बड़े बड़े सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण शांति व्यवस्था 2-4 दिन नहीं महीनों तक खराब रहे हैं और जिस पे कर्फ्यू तक लगाना पड़ा था। और सौभाग्य से पिछले 4.5 साल में कहीं भी इस तरह की घटना नहीं हुई है। तो पुलिस ने इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक एफआईआर कुछ लोगों के विरुद्ध कराए हैं और उस एफआईआर में हम लोग पूरी अपॉर्चुनिटी देंगे, सबको अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, क्योंकि देखिए कोई भी राइट, किसी का भी राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच कोई एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। इस पे सभी तरह के रिस्ट्रिक्शन स्टेट भी लगाती है और उसके दौरान हम पूरा फेयर प्ले करेंगे, उसमें सभी को मौका मिलेगा जिनके साथ भी है। अगर मान लिया कि अब अब्दुल समद कुछ कह रहे हैं तो हम उस चीज का भी संज्ञान लेंगे और ये देखेंगे कि किन परिस्थितियों में और किसके दबाव में इस तरह की चीजें कर रही हैं। लेकिन सभी चीजों के मूल में ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसी भी स्थिति में सांप्रदायिक स्थिति या सांप्रदायिक तनाव नहीं होने दिया जाएगा, सांप्रदायिक रंग नहीं देने दिया जाएगा और इसको पूरी तरीके से करने में उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश प्रशासन सक्षम है। ठीक है, अब आप अपनी प्रायोरिटी क्लियरली स्टेट कर रहे हैं। आपका ये कहना है कि किसी भी तरीके से सांप्रदायिक रंग ना ले, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें ना फैले, उस पर आपकी नजर है। लेकिन दूसरी तरफ इंसाफ इस पूरे मामले में भी, क्योंकि इसी के आधार पर कई लोगों पर एफआईआर हुई है ना। अब देखिए इतनी तरह से पुलिस जांच कर रही है, ऐसे में वो बुजुर्ग व्यक्ति अपना जो बयान बदले हैं बीती रात, उस पर मैं आपसे जवाब चाहती हूं, क्योंकि आखिर अब इतने प्रेशर और इतनी स्क्रूटनी में पूरा मामला है, तब तो उन पर कोई दबाव नहीं बना सकता ना अपना बयान बदलने का। क्या आपको लग रहा है कि कोई दबाव है? क्योंकि उन्होंने बीती रात तो ये कह दिया है कि उनसे जबरदस्ती सांप्रदायिक वजहों से उन पर हमला हुआ है। प्रशांत कुमार जी, मैंने आपको बताया कि सभी चीजें जो हमारी विवेचना चल रही है और हमारी टीमें, जो बेस्ट टीम है वो लगी है और ये बहुत जल्द ही ये चीजें प्रकाश में आ जाएंगी कि किसके प्रभाव में कौन क्या कह रहा है। क्योंकि जब 4 जून की घटना थी उस समय जो तथ्य उन्होंने बताए, पुलिस ने उस पर कार्रवाई की और अब जो है बयान बदलने से और जो काफ़ी 4 से लेके आज तक काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, तो हम लोग उनकी चीज़ों को भी, लेकिन वादी का का हित सर्वोपरि है, उन चीज़ों को भी ध्यान देंगे। लेकिन साथ साथ इन चीज़ों पे भी हमारी नज़र है कि जो लोग इस चीज़ों को गलत रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, और जैसा मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी स्थिति हम उत्पन्न नहीं होने देंगे, उसके पहले ही सही मुलजिमों के सही मुलजिम सलाखों के पीछे होंगे। बहुत धन्यवाद आपका। प्रशांत कुमार जी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी बात कही है। वक्त की बहुत कमी है, बस 2-2 लाइन में सबका जवाब लूंगी। वारिस पठान जी, अल्टीमेटली पुलिस ही सॉल्व करेगी। सवाल सिर्फ ये है कि ऐसे मुद्दों पर एक ही स्क्रिप्ट हर जगह के हर तरह के वीडियो पर लिखना गलत है। आपको भी इंतजार करना चाहिए कि पूरा सच सामने आए। देखिए
ये स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? तो अंजना जी आप भी जानते हैं कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है 7 सालों में यही देखा जा रहा है कि कभी जेएसआर के नाम पे, कभी गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग होती ही जा रही है। और ये बढ़ावा क्यों हो रहा है? मोदी सरकार क्यों खुद कानून नहीं बनाती? बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि जब ये मॉब लिंचिंग के आरोपी गिरफ्तार होते हैं, जेलों में जाते हैं और जब जमानत पर बाहर आते हैं तो उनको हार पहनाया जाता है, उनको गाइडलाइन किया जाता है, वहां पंचायत रखी जाती है, 50,000 के बीच में बोला जाता है कि आपको मुसलमानों को मारने का अधिकार नहीं है, और उसके बाद वो उसके बना दिया जाता है प्रवक्ता, तो ग्लोरीफाई होता है। पॉलीग्राफिक टेस्ट हो और पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से मना करें तो समझ जाइए कि सच्चाई क्या है। अनुराग भदौरिया, पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से मना वही करता है जिसको जो लगता है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट में सच्चाई आ जाएगी। सभी लोगों का वही पुलिस है जो एक पत्रकार की हत्या हो गई थी, कह रहे थे नहीं वहाँ कोई हत्या नहीं हुई है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस पे आप विश्वास कैसे कर लेगी? उत्तर प्रदेश की पुलिस तो वो है जो, तो आपको याद होगा अच्छी तरह से ना, किस तरह से महिलाओं के अत्याचार में कोई वहाँ तो कोई घटना हुई नहीं और रात के अंधेरे में बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया था। प्रेम शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश की पुलिस पे यकीन करना भी बहुत मुश्किल जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए कोई भी अपराध करेगा, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। स्पष्ट हुआ कोई सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का प्रयास करेगा। आरोप है कि यूपी पुलिस पक्षकार बन जाती है केस में सरकार के हिसाब से। बिल्कुल नहीं बनती। उत्तर प्रदेश पुलिस का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन क्यों आप बताइए जो बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं, गायत्री प्रजापति के साथ बच्ची के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ और रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया था। यही पुलिस नहीं कह रही पत्रकार की हत्या नहीं हुई, बाद में पता चला हत्या हुई। प्रेम जी को बोलने के सामने यहाँ पे नकली शराब, जहरीली शराब बेची जाती है। चलिए इसी के साथ करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक।